बदला। छोटा राजन और छोटा शकील के बीच बढ़ती दुश्मनी और बॉम्बे शहर के लिए इसका नतीजा गैंग की कहानियों में मशहूर है। कहा जाता है कि राजन नए लोगों और दूसरी चीजों पर ज्यादा खर्च करने की वजह से दाऊद से नाराज हो गया था। धीरे धीरे बॉम्बे के पास के लैंडिंग एरिया, जिन पर उसका असर था, दाऊद ने इस्तेमाल नहीं किए। साथ ही राजन को अपने किए गए मर्डर के लिए बहुत कम लूट मिली। फिर भी राजन दाऊद का वफादार बना रहा, यहाँ तक कि जब बाल ठाकरे ने अरुण गवली और अमर नाइक जैसे हिंदू डॉन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस को डांटा तो उसने दाऊद का बचाव किया। ब्लास्ट के बाद शहर के एक टैब्लॉइड में छपे एक खुले लेटर में राजन ने दावा किया कि डी कंपनी में कोई कम्युनल फूट नहीं थी। कम्युनल सोच वाले सीरियल बम धमाकों ने छोटा राजन के भरोसे को कमजोर कर दिया था। उसने इसे शहर का देशभक्त डॉन बनने का मौका समझा और कहा जाता है कि 1997 में उसने गद्दार से लड़ने की कसम खाई। सलीम कुर्ला 21 अप्रैल 1998 को बॉम्बे के अंधेरी में बेलेव्यू नर्सिंग होम के स्पेशल वार्ड में ठीक हो रहा था। उसका दोस्त आरिफ केबलवाला उससे मिलने आया था। दो आदमी हॉस्पिटल में घुसे। उनकी चाल से पता चल रहा था कि उन्हें पता था कि उन्हें कहां जाना है। वे कुर्ला के वार्ड में घुसे और अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। गोलियों की बौछार में कुर्ला और केबलवाला की मौत हो गई। बिल्डर मोहम्मद जिंद्रन इस बात से खुश था कि उसने फिल्म स्टार संजय दत्त के साथ जेल में एक ही सेल शेयर की थी। 16 नवंबर 1995 को बेल पर रिहा होने के बाद से उसने ये कहानी कई बार सुनाई थी। 29 जून 1998 को सुबह 9:30 बजे जिंद्रन खार में अपने घर के सामने अपनी कार में बैठने ही वाला था, तभी उसने अपने पड़ोसी किरण पांडे को अपनी ओर आते देखा और उनका अभिवादन करने के लिए रुका। इससे पहले कि पांडे उस तक पहुंच पाता, पास में घूम रहे दो आदमी उसके पास आए और उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। जिंद्रन को 4 गोलियां लगी और वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही बंदूकधारी भागने के लिए मुड़े, उन्होंने किरण पांडे को अपने पास खड़ा देखा, जो सदमे में थी और हिल डुल नहीं पा रही थी। पांडे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। बंदूकधारियों ने उसका पीछा एक गैराज में किया, जहां पांडे मानसून की कीचड़ में फिसल गया और उसे गोली मार दी। एमके बिल्डर्स के मालिक माजिद खान को 3 अप्रैल 1995 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसने कुर्ला और जिंद्रन की हत्या और ब्लास्ट केस में दूसरे आरोपियों की जान लेने की कोशिशों के बारे में सुना था। खान ने शकील अहमद, एक और आरोपी, को अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए कहा था। 1 मार्च 1999 को दोपहर करीब 12:30 बजे खान बांद्रा में पहलवी होटल के बाहर नागपाड़ा रोड जंक्शन पर खड़ा था। तभी एक मोटरसाइकिल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से निकली और उसकी ओर तेजी से बढ़ी। पीछे बैठे आदमी ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। निशाना खान था, लेकिन अहमद खान के बिजनेस पार्टनर निजाम खान और एक बर्फ बेचने वाले अकरम रफी भी मारे गए। गोलियों की बौछार में एक राहगीर मोहम्मद रफी और कोचिंग क्लास से घर लौट रही 7 साल की स्कूल गर्ल सादिका भी घायल हो गई। पुलिस इतनी अंधाधुंध गोलियों से हैरान थी, वे ये भी पता नहीं लगा सके कि कितनी गोलियां चली। आरोप था कि छोटा राजन ने ही ब्लास्ट के 2 आरोपियों खान और अहमद को एक ही बार में खत्म कर दिया था। बॉम्बे की सड़कों पर खून के धब्बे एक खास पैटर्न में जम गए, जो ब्लास्ट केस के आरोपियों के लिए एक खतरनाक मैसेज दे रहे थे। जो लोग बाल बचे, उनमें अयूब पटेल भी थे। ओशिवारा में 2 अनजान लोगों ने पटेल पर 5 राउंड फायरिंग की, लेकिन वो बच निकला और सलीम दुर्रानी, जिसका पीछा करने वालों ने मई 1998 में गलती से एक और आदमी शेख शब्बीर को मार डाला, जो उस कार को चला रहा था जिसे दुर्रानी भी चला रहा था। शेख को 16 गोलियां मारी गई। पूर्व एडिशनल सीसी सोमनाथ थापा 18 अगस्त 1999 को बांद्रा के होटल रंग शारदा में एक टेलीफोन कॉल पर जवाब देते समय फंस गए। 2 लोगों ने उन पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चलाई। थापा गंभीर रूप से घायल हो गए लेकिन बच गए। छोटा शकील गुस्से से आग बबूला हो गया था। अगर दाऊद के आदमी जवाब नहीं देते तो इसका मतलब इज्जत का नुकसान होता। शकील ने एक हिम्मत वाला ऑपरेशन प्लान किया। वह राजन के भरोसेमंद साथी रोहित वर्मा के साथ मिलकर साउथ ईस्ट एशिया में राजन की हरकतों पर नजर रखता था। 15 सितंबर 2000 को राजन विजय दमन के नाम से कुआलालंपुर से बैंकॉक चला गया। शकील के आदमियों ने 21 सुखुमवित सोई के एक अपार्टमेंट में उस पर नजर रखी। प्लान था कि राजन को किडनैप करके जिंदा कराची पहुंचाया जाए। जब शकील के आदमी पहली मंजिल के अपार्टमेंट में घुसे और गोलियां चलाई, तो राजन बेडरूम में कूद गया और दरवाजा बंद कर लिया, जबकि वर्मा को करीब 40 गोलियां लगी। राजन की पीठ, पैर और हाथ में 3 गोलियां लगी थी, लेकिन वो पहली मंजिल से कूदकर भागने में कामयाब रहा। ऑपरेशन ने राजन को बचाव की मुद्रा में ला दिया।
उसने बैंकॉक के स्मिटिवेज हॉस्पिटल में ठीक होने में कुछ समय बिताया और 24 नवंबर को यूरोप भाग गया। फिल्म प्रोड्यूसर हनीफ करावाला को बहुत पहले ही पता चल गया था कि वो टारगेट हो सकते हैं। शुरुआती हत्याओं के बाद करावाला ने अपने घर को एक असली किले में बदल दिया था और उनके ऑफिस में भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। लेकिन जब उन्होंने कथित तौर पर राजन को 2 करोड़ रुपए देकर उसे छोड़ दिया तो ये बदल गया। 7 फरवरी 2001 को करावाला बांद्रा में अपने शानदार एयर कंडीशन्ड ऑफिस में आराम से बैठ सकते थे और उन 3 अनजान लोगों से बात कर सकते थे जो एक बिजनेस डील के बारे में बात करने आए थे। उनके ऑफिस में क्लोज सर्किट टेलीविजन भी अब चालू नहीं था। एक ऑफिस बॉय अंदर आया और चाय सर्व की। जैसे ही लड़का चला गया और करावाला ने अपना चाय का कप उठाया, उनमें से एक आदमी अचानक उठा और रिवॉल्वर निकाल ली। इससे पहले कि करावाला कुछ बोल पाते, उन्हें 5 गोलियां मार दी गई। गोलियों के असर से उनकी कुर्सी पीछे की ओर गिर गई, चाय टेबल पर फैल गई और कई घावों से खून बहने लगा। उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। तीनों जल्दी से ऑफिस से बाहर निकले। जल्द ही वे बांद्रा की सड़कों पर भीड़ में घुल मिल गए। कहा जाता है कि राजन ने तय कर लिया था कि वह करावाला को और नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ कोई भी नरमी उसकी देशभक्ति के दावों को कमजोर कर देती। इसके अलावा करावाला को पकड़ना आसान था क्योंकि दूसरे ब्लास्ट के आरोपी सावधान हो गए थे। 2 महीने के अंदर राजन ने कथित तौर पर यूरोप में एक अनजान ठिकाने से एक और हिट का ऑर्डर दिया। 3 अप्रैल 2001 को अकबर अबू समा खान डोंगरी में मारा गया। बाकी आरोपी डर गए थे। पुलिस कमिश्नर MN सिंह ने उन्हें सुरक्षा देने से मना कर दिया। सलीम कुर्ला का विजिटर केबल वाला, जिंद्रन का दोस्त पांडे, बर्फ बेचने वाला रफी, दुर्रानी का हमशक्ल शेख, कोई भी इस केस में शामिल नहीं था, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। जब 2 बड़े लोग लड़ते हैं तो हमेशा आम लोग ही बर्बाद होते हैं, जैसे दंगों में मारे गए लोग या धमाकों में मारे गए लोग, जिनमें से शायद किसी में भी अपने तथाकथित नेताओं के धार्मिक और राजनीतिक जोश का जरा भी हिस्सा नहीं था। आम आदमी अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की कीमत चुकाता रहेगा। मौत के बाद जिंदगी। कई लोगों के लिए धमाके की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक 13 मार्च को इंडियन एक्सप्रेस में छपी तस्वीर थी। एक घायल आदमी एयर इंडिया बिल्डिंग के मलबे में लड़खड़ा रहा था। उसके धूल और खून से सने चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तस्वीर में दिख रहे आदमी ब्रिगेडियर जी नटराजन थे। 1991 में इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट के बाद से वे सिग्नल कोर में इंजीनियर थे। वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे, जो इंडिया की जानी मानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। 5 साल पहले 1988 में इस क्लीन शेव, कम कद काठी वाले ऑफिसर, जो अब 55 साल के हैं, ने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशंस में लड़ाई को करीब से देखा था, जब उन्होंने वहां एक कम्युनिकेशन डेटा लिंक लगाया था। उन्होंने देखा था कि कट्टर तमिल टाइगर्स ने संदिग्ध मुखबिरों को जलते हुए टायरों से गले में बांधकर मरने के लिए पेड़ों से लटका दिया था। उन्हें लगा कि वे सुलगती लाशों की बदबू कभी नहीं भूलेंगे। 12 मार्च को वो लंच के बाद की मीटिंग में शामिल होने के लिए बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर अपने ऑफिस से निकला। जब वो लिफ्ट के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि आग की एक लपटें उसकी ओर बढ़ रही है। मुझे बहुत तेज जलन महसूस हुई और लगा कि मुझे किसी कार की जलती हुई डिक्की में धकेल दिया गया है। बेहोशी की हालत में उसने खुद को राक्षसों से घिरा हुआ देखा, जो उसे मौत के देवता यम की ओर ले जा रहे थे। मैं यम के पैरों में गिर पड़ा और उनसे कहा कि मुझे इस दुनिया में अपने काम पूरे करने के लिए 6 महीने और चाहिए। इसके बाद उसे धुंधला धुंधला याद है कि उसे पहचानने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी। बेहोश होने से पहले उसे अपना ब्लड ग्रुप, घर के फोन नंबर और जिन दवाओं से उसे एलर्जी थी, उन्हें बुदबुदाते हुए याद है। पेट से खून बहने पर उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोपहर करीब 2:52 बजे उसका इलाज किया गया। वह अगले हफ्ते हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में रहे और उन्हें बिल्कुल याद नहीं कि उन दिनों क्या हुआ था। उनकी पत्नी वसंता को शाम करीब 6 बजे उनकी बुरी हालत के बारे में बताया गया। उन्हें बॉम्बे के पूर्वी इलाके घाटकोपर में उनके घर से एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर ले गया, जिसने पहले शांति से रमजान का रोजा खोलने के लिए पानी की एक बोतल पी और फिर उन्हें घने ट्रैफिक में रिकॉर्ड स्पीड से गाड़ी से ले गया। ICU में 23 गंभीर रूप से घायल मरीजों की क्षमता से ज्यादा मरीज थे। उनमें से सिर्फ 4 ही बच पाए। वसंता याद करती हैं कि अगले कुछ दिनों में हर कुछ घंटों में नर्सें ICU से बाहर आती और मरीजों के नाम पुकारती। हमें कभी पता नहीं चला कि ये दवाएं खरीदने के लिए था या ये बताने के लिए कि वे मर चुके हैं। नटराजन के पेट में एक कांटा घुस गया था और उनकी आंत फट गई थी, जिसका 10 इंच से ज्यादा हिस्सा काटना पड़ा था।
उनके कान और चेहरे पर कांच का पाउडर भर गया था और उनके कान का पर्दा फट गया था। आज भी उनके शरीर में कभी कभी छर्रे निकल आते हैं। 1996 में उन्हें MRI स्कैन करवाना पड़ा, लेकिन वे नहीं करवा सके क्योंकि उनके सिर में लगे मैग्नेटिक छर्रे मशीन को खराब कर सकते थे। 1998 में उन्होंने पाया कि वे अपनी बाईं तर्जनी उंगली नहीं मोड़ सकते। एक छोटा सा धातु का टुकड़ा फंसा हुआ पाया गया। नटराजन की याददाश्त काफी कम हो गई है। उनका मानना है कि वे अपनी आर्मी ट्रेनिंग और अपनी फर्म से मिली दिल खोलकर मदद की वजह से जिंदा है। धमाकों के बाद उनकी पर्सनैलिटी बदल गई और वे निराशावादी और अकेले रहने वाले हो गए। लेकिन अब उनका मानना है कि इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया है। कपल शहर छोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी नहीं छोड़ते। वसंता कहती है, शहर कभी कभी बहुत बेपरवाह होता है, लेकिन मुश्किल समय में बहुत मददगार होता है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास सरकारी सेंटो होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले 33 साल के सूर्यकांत परशुराम पाटिल के लिए 12 मार्च का दिन किसी भी आम दिन जैसा ही था। अपनी शिफ्ट के आखिर में वो लॉबी के दरवाजे से 15 फीट दूर तेल के एक धब्बे पर पोछा लगा रहे थे। तभी जोरदार आवाज हुई और किसी जोर से वह मुंह के बल मार्बल के फर्श पर गिर पड़े। उन्हें जो आखिरी चीज याद थी वो थी तेज दर्द का एहसास और चारों ओर लाली। अगली सुबह वह नानावटी हॉस्पिटल में जागे। उड़ते हुए कांच ने उनके दाहिने पैर में टेनिस बॉल जितना बड़ा छेद कर दिया था, जिससे नीचे की हड्डी दिख रही थी। उनके बाएं कंधे पर 6 इंच लंबा घाव था और सिर पर चोटें थी। उन्हें फिर से जोड़ने में 15 हफ्ते का दर्दनाक इलाज, टाँके और स्किन ग्राफ्ट लगे। इतने सालों में उनके शरीर पर अनगिनत निशान, बाईं करवट सो न पाना और बाएं हाथ की कमजोरी धमाके की लगातार याद दिलाते रहे हैं। लेकिन इससे भी बुरी बात है मानसिक तकलीफ। तेज आवाजें, बादल गरजना और बिजली कड़कने से वो डर के मारे कांप उठते हैं। अब वो भगवान में पक्का विश्वास करते हैं। उनके घर में साईं बाबा और गणपति की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। उनकी पत्नी सुधा कहती है, हम हर 12 मार्च को दिया जलाकर मेरे पति की जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। सूर्यकांत अभी भी सेंटो में उसी लॉबी और कॉरिडोर में काम करते हैं। मुझे करना ही है, वे कहते हैं। यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी नौकरी है। लेकिन वे 12 मार्च 1998 तक काम पर नहीं जा पाए। उन्हें लगा कि यह उनका सबसे बड़ा कदम था। सूर्यकांत के पड़ोसी गुलमोहर सोसाइटी में, जो बोरीवली के मगठाने में टाटा पावर स्टेशन के पीछे एक मंजिला मकानों की एक लाइन है, और सेंटो में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में उनके साथी सुखदेव लक्ष्मण जेंडे 48 साल के हैं। 12 मार्च 1993 की दोपहर को वे होटल की पहली मंजिल पर थे, दक्षिणी बॉम्बे में हुए धमाकों पर बात कर रहे थे, जब उन्होंने कॉरिडोर के आखिर से एक तेज आवाज सुनी और घना काला धुआं देखा। जेंडे कहते हैं, यह आवाज ऐसी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो होटल से बाहर निकलते हुए सैकड़ों लोगों की तरह कान में हो रहे तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए बाहर निकलने की तरफ भागा। अगली सुबह जब उसने अपने तकिए पर खून के धब्बे देखे, तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि धमाके से उसके कान का पर्दा फट गया था। धमाके ने जेंडे को हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया। वो तब से लगभग हर हफ्ते डॉक्टर के पास जा रहा है। तेज आवाजें उसे डराती है और वो हर दिवाली घर के अंदर ही बिताता है। सेंट्रल बॉम्बे के प्रभादेवी में क्रांति सदन चौल में आशालता फाटक के एक कमरे वाले फर्स्ट फ्लोर के मकान में रोने का भी समय नहीं है। धमाकों में अपने पति प्रकाश फाटक को खोना लगभग उतना ही पुराना लगता है जितना उनकी शादी 25 साल पहले। ये कमजोर और छोटी सी 40 साल की महिला अपने 3 बच्चों सरिता 22, संतोष 19 और संदेश 17 को पढ़ाने और उनका ख्याल रखने की जरूरी समस्याओं से जूझने में बहुत बिजी है। 12 मार्च 1993 को आशालता लंच के बाद सोने गई थी। प्रकाश वली में पासपोर्ट ऑफिस के पास सारस्वत बैंक में काम पर गया हुआ था, जहां वो 20 साल से चपरासी था। उसे याद है कि दोपहर करीब 2:30 बजे एक तेज आवाज सुनकर वो चौंक कर जाग गई, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। वो अपने घर की गैलरी में भागी, जहां दर्जनों लोग ये देखने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या हुआ है। दादर की तरफ से घना काला धुआं आसमान की ओर उठ रहा था। 10 मिनट बाद दूसरी तरफ से वली से एक और आवाज आई। जैसा कि उसे बाद में पता चला, यह वही धमाका था जिसमें प्रकाश की मौत हो गई थी, जब वो लंच के लिए पास के एक रेस्टोरेंट में जा रहा था। उसे प्रकाश की चिंता होने लगी, लेकिन दोस्तों ने उसे घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। वो अपने बच्चों के साथ घर में दुबकी रही, खबर का इंतजार करती रही। ये खबर अगली सुबह ही आई जब उसे परेल के केम हॉस्पिटल से फोन आया। मैं उसे सिर्फ उसके कपड़ों से पहचान पाई।
उसके शरीर का बाकी हिस्सा गहरे जख्मों से ढका हुआ था और काला पड़ गया था। लगभग ऐसा लगा जैसे उसे आग में भून दिया गया हो। आशालता को नहीं पता था कि यह कैसे हुआ और उसने पता लगाने की जहमत भी नहीं उठाई। उसकी मौत का दुख मनाते हुए कई दिन बिताने के बाद उसने अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए बैंक में अपने पति की नौकरी के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। मुझे पता चला कि रोने का कोई फायदा नहीं है, इससे ज्यादा देर तक कोई फायदा नहीं होता, और फिर बच्चों की भी देखभाल करनी थी, वो पक्के इरादे से कहती है। 1 साल की खींचतान के बाद उसे बैंक यूनियन की मदद से नौकरी मिल गई। अब वो दादर ब्रांच में चपरासी का काम करती है। मेरे पति क्यों? उसने क्या गलत किया था? वो शहर भर के सैकड़ों परिवारों की भावनाओं को दोहराते हुए दुखी होकर पूछती है। इतनी सारी इमारतें तबाह हो गईं, इतने सारे लोग मारे गए। जिन लोगों ने ये किया उन्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। बॉम्बे के घनी आबादी वाले कालबादेवी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कपड़ा व्यापारी राधेश्याम पोद्दार उस दोपहर अपनी दुकान पर थे जब उन्हें धमाकों की खबर मिली। कुछ ही मिनटों में शटर बंद कर दिए गए और बाजार खाली हो गया। पोद्दार खुद शाम करीब 4 बजे घर पहुंचे। थोड़ी देर बाद एक फोन आया। उनका दूसरा बेटा 21 साल का प्रशांत घायल हो गया था। राधेश्याम को जीटी हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया। पुलिस को प्रशांत के पास से मिले रेलवे पास से फोन नंबर मिला था। मैं लगभग 1 घंटे बाद वहां पहुंचा। वहां बहुत सारी लाशें पड़ी थी, उनमें मेरा बेटा भी था। प्रशांत अपने बड़े भाई प्रदीप की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की पढ़ाई कर रहा था और फ्लोरा फाउंटेन में अकाउंटेंट्स की एक फर्म में 3 साल से काम कर रहा था। वो और उसके 7 दोस्त उस दोपहर बीएसई के पास लंच करने गए थे। वे सभी घायल हो गए, 2 की मौत हो गई। पोद्दार परिवार अभी भी होशियार और क्रिकेट के दीवाने प्रशांत के जाने के गम से उबरने की कोशिश कर रहा है। हर साल 12 मार्च को वे 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाने की रस्म निभाते हैं। राधेश्याम के मन से बदला लेने का ख्याल बहुत पहले ही निकल चुका है। हालांकि उन्हें लगता है कि वे ट्रायल जज को खूब खरी खोटी सुना सकते थे। मुखिया का मानना है कि राजनीतिक पार्टियों की नीतियां और बाबरी मस्जिद का गिराया जाना सीधे तौर पर बम धमाकों के लिए जिम्मेदार थे। जहां तक आरोपियों को सजा देने की बात है तो वो अभी बहुत दूर की बात लगती है। वे कहते हैं राजीव गांधी के हत्यारों को भी उन्हें मारने के 8 साल बाद भी सजा नहीं मिली है, और प्रशांत तो बस एक आम इंसान था। ये किस्मत का खेल था जो उस शुक्रवार को शकुंतला और तुकाराम सोरते को एयर इंडिया बिल्डिंग ले आया। उन्हें अशोक चतुर्वेदी से मिलना था, जो एक पुराने फैमिली फ्रेंड थे और जब भी बॉम्बे आते थे हमेशा उनसे मिलते थे। जब बम फटा तो तीनों बुरी तरह घायल हो गए और चतुर्वेदी की जल्द ही मौत हो गई। कुछ समय बाद एक राहगीर क्लिफर्ड, जो एयर इंडिया बिल्डिंग के पास ओबरॉय होटल में काम करता था, से एक एम्बेसडर के ड्राइवर ने पूछा कि वह घायल कपल को कहां ले जाए, जिसे कुछ परेशान लोगों ने उसकी कार में फेंक दिया था। क्लिफर्ड गाड़ी में कूदा और उसे बॉम्बे हॉस्पिटल ले गया। उसने शकुंतला और तुकाराम को एडमिट कराने में मदद की और तुकाराम से उसके घर का फोन नंबर लेने के लिए वहीं रुक गया। कपल अलग अलग वार्ड में भर्ती थे, इसलिए किसी को भी दूसरे की हालत के बारे में पता नहीं था। उनकी 20 साल की बेटी नम्रता ने शाम करीब 4 बजे वीटी में बम धमाके के बारे में सुना। नम्रता अपनी मां के ऑफिस में फोन करने के लिए एक पड़ोसी के घर गई ताकि पता कर सके कि वो उस समय वीटी के आसपास कहीं नहीं थी, क्योंकि उसे चतुर्वेदी के साथ लंच अपॉइंटमेंट के बारे में पता था। शकुंतला सोरटे सरकारी नमक डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क थी। उनका ऑफिस बेलाड पियर पर था। नम्रता को बताया गया कि उनकी मां वापस नहीं आए हैं। उन्होंने एक मैसेज छोड़ा जिसमें उन्होंने अपनी मां से उन्हें वापस फोन करने के लिए कहा। फोन फिर से शाम 5:30 और 6 बजे के बीच बजा। ये क्लिफोर्ड का फोन था। उसने मुझे बताया कि मेरे पिता बम धमाके में घायल हो गए हैं और बॉम्बे हॉस्पिटल में है। मुझे लगा कि उन्हें बस गुजरते समय चोट लग गई होगी, कुछ चोटें आई। उसके पड़ोसी हॉस्पिटल भागे, लेकिन उसे और उसके 2 टीनेज भाई बहनों को वहीं रुकने के लिए कहा। रात 8 बजे उन्होंने फोन करके बताया कि उसकी मां भी घायल हो गई है। मैंने ज्यादा चिंता नहीं की। आई और बाबा साथ थे, इसलिए वो उनकी देखभाल करेंगे। वो बहुत काबिल और कुशल थे। 57 साल के तुकाराम सोरते बीएमसी में काम करते थे। जब नम्रता अगली सुबह हॉस्पिटल गई तो उनके पिता की मौत हो चुकी थी। वो अपनी मां से भी नहीं मिल सकी। मुझे उनसे मिलने में डर लग रहा था। मैं उन्हें बाबा के बारे में नहीं बताना चाहती थी। शकुंतला अपने वार्ड में नर्स से अपने पति के बारे में पूछती रही। 14 मार्च की रात, जिस दिन उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें उनका सपना आया।
वह मेरे सपने में आए और मुझे बताया कि उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है और जानना चाहते थे कि मैं यहीं रुकने का प्लान बना रही हूँ या उनके साथ जाऊंगी। उन्होंने नस पर आरोप लगाते हुए कहा क्योंकि उन्होंने उन्हें उनकी मौत के बारे में नहीं बताया था। उसे डर था कि वह भी नहीं बचेगी और उसने अपनी सारी ज्वेलरी नस को दे दी। उसने लंच के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे और रिक्वेस्ट की कि वे नम्रता को दे दिए जाएं। उसके बाद वो बेहोश हो गई। 15 मार्च को नम्रता ने आखिरकार अपनी मां से मिलने का फैसला किया। यह उसके माता पिता की शादी की सालगिरह थी और उसकी बहन योगिता का 19वां जन्मदिन था। मैं उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। आईसीयू में मैं उसके पास से गुजरी लेकिन उसे पहचाना नहीं। उसका जख्मी सूजा हुआ चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके मुंह से छोटी ट्यूब गुजर रही थी। नर्स ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ट्यूब हटवाना चाहती हूँ ताकि वो मुझसे बात कर सके। मुझे लगा कि इससे वो परेशान हो जाएगी। बाद में मैंने सोचा कि काश मैंने वो आखिरी मौका गंवा दिया होता। आईसीयू के बाहर वो क्लिफोर्ड से मिली। जब वे बात कर रहे थे उसकी मां की मौत हो गई, लेकिन उसके चाचा चाची ने उसे नहीं बताया। अगली सुबह वो अपनी मां से फिर मिलना चाहती थी। उसकी आंटी ने उसे जबरदस्ती नाश्ता कराया और वे हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसे अपने भाई विनोद और बहन योगिता को बताना पड़ा। योगिता, जो सबसे छोटी थी और अपनी मां की लाडली थी, उसे यह बात बहुत बुरी लगी। बाद में उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। योगिता अभी भी इस दुखद घटना से उबरने की कोशिश कर रही है। उसने कुछ समय एक कॉलेज में पढ़ाया और अब कंप्यूटर कोर्स कर रही है। नम्रता अपने पिता के पुराने एम्प्लॉयर बीएमसी में काम करती है और उसने बचपन के एक दोस्त से शादी कर ली है। उसे उम्मीद है कि जल्द ही उसका बच्चा होगा। विनोद को अपनी मां की नौकरी नमक डिपार्टमेंट में मिल गई। वह भी शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है। वे अभी भी क्लिफोर्ड के टच में है, जो हमेशा 12 मार्च को आता है। आरबीआई के श्याम सुंदर श्रॉफ कुछ हलकों में इसलिए जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने 1992 में बेंगलुरु में एक गंदे नोटों के रिसाइकलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें करोड़ों रुपये और उस समय कर्नाटक के राजनीतिक आकाओं का संरक्षण शामिल था। नतीजतन उनकी जान लेने की कोशिश भी हुई थी। उन्हें चाकू मारे जाने के बाद अखबारों ने उनकी कहानी छापी और कर्नाटक के गवर्नर सहित कई लोगों ने उनके काम की तारीफ की। इनाम के तौर पर बॉम्बे ट्रांसफर के लिए उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई। 12 मार्च को एक ऑफिसर ने उन्हें एयर इंडिया बिल्डिंग में बैंक ऑफ ओमान में बिना किसी शेड्यूल के इंस्पेक्शन करने के लिए कहा। यह उनका आखिरी काम था। उनकी विधवा सावित्री के लिए उनकी मौत बस एक बुरे सपने की शुरुआत थी। आरबीआई ने उनसे कहा था कि वो उनके बड़े आरबीआई फ्लैट को अगले 7 साल तक रख सकती है। हालांकि उन्होंने तब आरबीआई की क्लर्क की नौकरी ठुकरा दी थी। वो वली के सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल में टीचर थी और उन्हें बच्चे और पढ़ाना पसंद था। आरबीआई ने उन्हें फ्लैट से बाहर जाने के लिए कहा। उन्हें एक दोस्त के साथ एक छोटी सी चॉल शेयर करनी पड़ी जिसने उन्हें जगह दी थी। उनका सारा सामान एक गोदाम में बंद था। एक बेटा, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, उसे पैसे न होने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दूसरा बेटा कलकत्ता में मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। आखिरकार उन्होंने अपना बैग पैक किया और उसके साथ रहने के लिए कलकत्ता चली गई।